ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सू को देखते हैं जो एक लड़के की पेंटिंग बना रही होती है और सोच रही होती है कि ये कितना हैंडसम दिखता है। इसी तरह वो अपने स्कूल को कंप्लीट कर चुकी होती है और एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिज़ाइन से बना रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम अपनी डिज़ाइंस में ही अपना करियर आगे क्यों नहीं बढ़ाती हो। सू कहती है कि मैं ऐसा जल्दी करने वाली हूँ। तभी वो वहाँ पर ली को देखती है। ये वही बंदा होता है जिसकी पेंटिंग सू अपने स्कूल टाइम में बनाया करती थी। इधर ली का फ्रेंड बोल रहा होता है कि क्या हुआ, तुम आज अपनी ब्लाइंड डेट के लिए क्यों नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और को लाइक करते हो? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी उसका फ्रेंड सू को ली की तरफ देखते हुए देख लेता है और फिर वो ली से बताता है कि देखो वो लड़की तुम्हें कब से देख रही है और वो ब्यूटीफुल भी लग रही है। ली जब उसे देखता है तो वो सू होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी नज़रें हटा लेते हैं। उसका फ्रेंड ये देखकर कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें किसी लड़की में इंटरेस्ट है ही नहीं। ली उसे गुस्से में बकवास बंद करने के लिए कहता है तो फ्रेंड हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर फ्रेंड एक दूसरी लड़की के पास आकर ली की तरफ इशारा करते हुए उससे कहता है कि ये हैंडसम बॉय ली फैमिली का प्रेसिडेंट है। अगर तुम इसे हासिल कर लेती हो तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो लड़की फिर ली के पास आ जाती है और उससे कहने लगती है कि आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं, और उसकी वाइन में मेडिसिन मिलाकर वो उसे देने लगती है। ये सू भी देख लेती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है। ली उस वाइन को सू की तरफ देखकर पी लेता है। फिर वो लड़की उसे अपने साथ ले जाती है। सू भी उनका पीछा करने चली जाती है। वो लोग लिफ्ट से चले जाते हैं जिस वजह से सू को बेचारी को सीढ़ियों से भागकर ही जाना पड़ता है। वो जल्दी से रूम के बाहर आकर डोर नॉक करती है और ली को आवाज़ लगाने लगती है और सोचती है कि कहीं ली किसी मुसीबत में नहीं पड़ जाए। लेकिन तभी ली उसे रूम में खींच लेता है और उसके क्लोज जाकर कहता है कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रही थी? सू उसे कहती है कि तुम क्या ठीक हो? मैंने उस लड़की को देखा था, उसने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने चली आई हूँ। लेकिन ली तो उसे पकड़कर किस कर लेता है। सो उसे दूर हटा देती है, लेकिन ली फिर से उसे पकड़ के कहता है कि क्या तुम यही ट्रिक्स मुझ पर यूज़ करना चाहती हो, और उसका नाम भी लेता है और उसे किस करने लगता है। सू सोचती है कि इसे मैं अभी भी याद हूँ। फिर वो भी ली के साथ रोमांस करने लगती है। और बाद में सू वहाँ से उठकर जाने वाली होती है, लेकिन तभी उसके पास कॉल आ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम बता रही होती है कि तुम्हारे डैड की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। सो वहाँ से जल्दी से जाने लगती है। ये सब ली ने भी सुन लिया होता है और वो भी रेडी होने लगता है। तभी उसका फ्रेंड उसके पास कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम सच में कल रात में उस लड़की के साथ थे जो तुम्हें उस टाइम देख रही थी? लेकिन ली कुछ बोल नहीं रहा होता तो उसका फ्रेंड कहता है कि मैं समझ गया, और बताता है कि तुम उस लड़की के झांसे में मत आना। मैंने सुना है कि उसके डैड की तबीयत खराब है, तो हो सकता है कि वो तुमसे पैसे की डिमांड करे। वो हमारी स्कूल से ही थी, लेकिन शायद उसने अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। ली तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है और सू को जाते हुए देख रहा होता है। फ्रेंड कहता है कि क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ली गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहता है और कॉल कट कर देता है। इधर सू हॉस्पिटल में अपने डैड को ढूंढते हुए जा रही थी और डॉक्टर की बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर उसे डॉक्टर ने बताया होता है कि तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया है, इसीलिए उनकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी जिसमें 8 मिलियन का खर्चा आने वाला है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लंबे टाइम तक जी नहीं पाएंगे। सो फिर जल्दी से डैड के वार्ड में आती है। उसकी मॉम उसे कहने लगती है कि देखो तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तुम्हें अपने डैड को बचाना ही होगा। तो सू अपने एटीएम कार्ड को निकाल कर मॉम को देते हुए बताती है कि मेरे पास अभी 2 मिलियन है। ये सारे पैसे मेरे ग्रेजुएशन के लिए मैंने रखे थे क्योंकि मुझे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था। उसकी सिस्टर निंग वो कार्ड ले लेती है। डैड सू को आवाज़ देने लगते हैं तो सू उनके पास जल्दी से आकर कहने लगती है कि डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आपके ट्रीटमेंट का कोई रास्ता ढूंढ लूँगी। और फिर वो निंग से पूछती है कि तुम सच सच बताओ, तुमने डैड की मेडिसिन के पैसों का खुद का प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया है ना? तो निंग कहने लगती है कि मैं डैड की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, तो मेरा उनके पैसों पर पूरा हक बनता है। सू कहती कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सुंदर दिखने के लिए कराई है, क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये पैसे डैड के ट्रीटमेंट के लिए थे? और तुम ब्यूटीफुल इसलिए बनना चाहती हो क्योंकि तुम अपने बॉयफ्रेंड को खुश रखना चाहती हो। लेकिन सोचो क्या होगा अगर मैं उसे तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बता दूँ? निंग तो फिर परेशान होने लगती है और मॉम को कुछ बोलने के लिए कहती है। तो मॉम सू को कुछ कहने लगती है, लेकिन सू तो वहाँ से चली ही जाती है। मॉम गुस्से में कहने लगती कि इसकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। डैड उन दोनों से कहते हैं कि मेरा ट्रीटमेंट कराने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए तुम लोग सू के पैसों को वापस दे दो। मॉम उनसे कहती कि हमने इतने दिनों से उसका खर्चा उठाया है और हम उसका ध्यान रखते आए हैं, तो इतने पैसों से क्या ही हो जाएगा। और फिर वो निंग से कहती है कि तुम इन पैसों की हेल्प से अपनी मॉडलिंग कॉम्पिटिशन में भाग ले सकती हो।
मैं तुम्हारे फेमस हो जाने तक वेट करूंगी, फिर उसके बाद हमारे पास बहुत ही सारे पैसे आएंगे। पिंक तो खुश होकर मॉम को हक कर लेती है और कहती कि मॉम आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। डैड तो बेचारे ये सब देखकर कुछ कर नहीं पाते हैं। इधर सू सैड होकर जा रही होती है और सोच रही होती है कि मैंने सोचा था कि मैं इन पैसों की हेल्प से अब्रोड जाकर स्टडी करूंगी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और फिर वो सैड होकर रोने लगती है और सोचती है कि मुझे हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मुझे कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। तभी वहाँ पर ली आ जाता है। उसे देखकर सू पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ली उसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है कि तुम्हारे डैड की कंडीशन ठीक नहीं है, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हूँ, जिससे तुम अपने डैड को बचा सकती हो। सू कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। ली उससे कहता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बस 10 सेकेंड दे रहा हूँ, तुम मुझे सोचकर जल्दी बताओ। और फिर वो काउंटिंग करने लगता है। सू तो उसकी तरफ देखने लगती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर ली अपना फुटबॉल खेल रहा होता है और सू वहाँ पर दोनों टीमों का स्कोर लिख रही होती है और शायद वह ली को उसी टाइम से लाइक भी करती आ रही है। प्रेजेंट में ली की काउंटिंग खत्म होने से पहले ही वो शादी के लिए हाँ बोल देती है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, डील फाइनल हो गया। तो सू सोचती है कि ये सिर्फ डील ही है, बाद में हम डिवोर्स ले लेंगे। फिर वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। ली वहाँ से जाने लगता है तो सू जल्दी से भागकर आती है और कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए कितने दिन तक इस मैरिज में रहना पड़ेगा। ली कहता है कि तुम इसे कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रही हो। वो कहती कि हाँ। तो वो कहता है कि हमने सिर्फ अभी मैरिज सर्टिफिकेट लिया है और फिर उसे प्यार से देखने लगता है। बाद में वो कहता है कि अब हम लोग मैरिड है तो हमें साथ में रहना भी पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, तुम अपने सभी सामान को शिफ्ट करने के लिए रेडी कर लो। वो तो हैरानी हो जाती है, लेकिन ली वहाँ से चला जाता है। वो गुस्से से बोल रही होती है कि तुमने मुझे जानबूझकर फंसाया है। बाद में ली सू के घर के बाहर वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सू अपना लगेज लेकर आती है, तो वो कहता है कि चलो। सू कहती है कि कार कहाँ पर है। वो एक टूटा फूटा हुआ रिक्शा दिखाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। बाद में वो उसे उठाकर रिक्शा पर बिठा देता है। तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी कार कहाँ पर है जो तुम उस टाइम लेकर आए थे। तो वो कहता है कि वो अब नहीं है। फिर वो उसे लेकर एक छोटे से घर के पास आता है। सू उससे पूछती है कि तुम तो स्कूल के टाइम में एक विला में रहते थे ना, तो फिर तुम यहाँ पर। वो कहता है कि मेरे डैड की कंपनी अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए बैंकरप्ट हो गए, जिससे हमें उस विला को बेचना पड़ा। सू तो परेशान होकर कहने लगती है कि फिर तुमने मुझे 8 मिलियन क्यों दिए। वो कहता है कि मैंने वो उधार लिए हुए हैं और सोचता है कि इस तरह तुम मेरे रिच होने का फ़ायदा नहीं उठा पाओगी। सू सोचती है कि मैंने ली को और ज़्यादा परेशान कर दिया, अब ये रिच नहीं रहा तो मुझे इससे पैसे नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसकी हेल्प करूँगी। इधर ली सोच रहा होता है कि चिंता मत करो, ये तो अभी शुरुआत है, मुझे तुमसे अच्छा बदला लेना है। और फिर उसे घर में चलने के लिए कहता है। बाद में सू घर के अंदर आती है और कहती कि ये तो बहुत छोटा है। तो ली सोचता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हें एक रिच मैन आसानी से मिल जाएगा। इधर सू सोचती है कि ली बैंकरप्ट हो गया है, इसीलिए इसकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट बीत रही है और ऊपर से मैंने इससे मेडिकल बिल के पैसे भी ले लिया। इसके ऊपर तो और भी ज़्यादा उधार हो गया है, मुझे इसके पैसे चुकाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। ली सोच रहा होता है कि मुझे पता है ये शायद अब डिवोर्स के लिए बोलेगी, लेकिन सू तो उसे कहती है कि ये घर काफ़ी अच्छा है, बस इसे हमें थोड़ी सी सफाई करने की ज़रूरत है और अब से हम एक ही रूम में रहेंगे। ली तो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या हम साथ रह सकते हैं। वो कहती कि हाँ क्यों नहीं, अब तो हम मैरिड है ना। और फिर उसे टच करते हुए सोचती है कि मैं जैसा ऐसे सपने में देखती थी, ये तो उससे भी ज़्यादा हैंडसम है। ली उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि सू तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती कि मैं हमारा रूम साफ करने जा रही हूँ और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और सोचती है कि मैं इतनी एक्साइटेड कैसे हो सकती हूँ। इधर ली को सू की डिज़ाइनिंग डायरी मिल जाती है, जहाँ पर वो सू के डिज़ाइंस को देखकर सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सू इतना अच्छा डिज़ाइन बनाती है, इसके पास तो सच में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तभी वो अपनी ड्राइंग को देखता है और सोचता है कि इतने सालों से ये मुझे पसंद करती है और मुझे लगा कि ये बस मेरे पैसों की वजह से मेरे साथ थी, मैं इसके लिए ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। सोचता है कि मुझे इन डिज़ाइंस को अपने पास भी रखना चाहिए और वो सभी डिज़ाइंस के फ़ोटो ले लेता है, जिसके बाद सू सोई हुई होती है। ली उसे देखकर सोचता है कि ये मेरे साथ रहने के लिए कितना डिफ़िकल्टी फेस करने के लिए रेडी है। फिर वो उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम ही मेरे पास आई हो और अब तुम रिग्रेट मत करना। बाद में सू का अलार्म बजता है तो वो जल्दी से देखने लगती है और सोचती है कि मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ, मेरा अलार्म किसने चेंज कर दिया। फिर वो बाहर आती है तो ली ने उसके लिए पहले से ही ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया होता है और उससे कहता है कि आकर ब्रेकफास्ट कर लो।
फिर वो बैठ जाती है तो वो कहता है कि अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम्हें ये नॉर्मल खाना ही खाना पड़ेगा। वो कहती है कि क्या ये तुमने बनाया है, तो वो हाँ कहता है। फिर वो खाने को देखकर सोच रही होती है कि ली के पास कुछ ज़्यादा ही पैसों की कमी है, तभी तो वो बस नॉर्मल सा पॉरिज खा रहा है। इधर ली सोच रहा होता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम मेरे जैसे कंगाल के साथ रहने से मना भी कर सकती हो। और सू तो बेचारी सोच रही होती है कि भले ही ली बैंकरप्ट हो गया हो, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ और ये मेरा कितना ध्यान रख रहा है। इसने मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया है। ली पूछता है कि क्या हुआ, क्या खाना तुम्हें टेस्टी नहीं दिख रहा है? तो वो कहती कि नहीं नहीं, मैं इसे खा रही हूँ। और फिर वो खाने लगती है और बाद में कहती कि मुझे अब इंटरव्यू के लिए भी जाना है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन वो कहती कि नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रिक्शा वहाँ पर पार्क करने की जगह नहीं होगी, इसलिए मैं कैब लेकर चली जाऊंगी। और सोचती है कि मैं जॉब करके धीरे धीरे ली के पैसे उसे वापस कर दूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। ली सोचता है कि तुमने क्या सोचा कि तुम मुझसे शादी करके आराम से रहोगी? मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे पुअर होने से क्या तुम मुझे छोड़ती हो या नहीं। फिर सो जल्दी से अपनी साइकिल से जा रही होती है क्योंकि उसे काफ़ी लेट हो गया होता है और वो आकर अपना रिज्यूमे उन्हें देती है, लेकिन मैनेजर कहती है कि तुम्हें पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। सू तो हैरान हो जाती है। मैनेजर कहती कि हमने तुम्हारे डिज़ाइंस को देखा है और तुम्हारे डिज़ाइन दूसरों की कॉपी किए गए हैं, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए चोरी के समान होगा। यहाँ पर इनी नाम की लड़की सू से कहने लगती है कि हम क्लासमेट थे, तो तुम मेरा वर्क कैसे चुरा सकती हो? वो कहती कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने तुम्हारा वर्क कब चुराया है? तो इनी कहने लगती है कि मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आई हूँ और तुमने तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ये डिज़ाइन कहाँ से लिए हैं? मैनेजर उन्हें बहस करने से मना करती है और फिर सू से पूछती है कि तुम बोल रही हो कि ये सभी डिज़ाइन तुम्हारे हैं, तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है? सू अपना पेपर निकाल कर देते हुए कहती है कि हाँ, आप देख सकती है, मेरे पास इस डिज़ाइन का क्राफ्ट भी है। ये देखकर तो इनी गुस्से से सोचती है कि उस निंग ने मुझसे पैसे भी ले लिए और मुझे ये बात पहले बताई भी नहीं। मैनेजर उसका क्राफ्ट देखकर कहने लगती है कि हमें पहले इस मैटर में सभी से परमिशन लेना पड़ेगा, इसीलिए तुम सभी जाकर बाहर वेट करो। सू कहती कि ठीक है। देन हम देखते हैं कि उस कंपनी ने पहले से ही सू के खिलाफ प्लानिंग की हुई होती है और ये लोग इन्हीं से मिले हुए होते हैं, जहाँ पर वो सभी बात कर रहे होते हैं कि हमें नहीं पता था कि वो एविडेंस हमारे सामने रख देगी। दूसरा इंटरव्यूअर कहता है कि इन्हीं ने अब्रोड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और सू ने तो अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है, हम उसे कैसे रख सकते हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैनेजर कहती है कि तुम लोग अब जाकर अपना काम करो, मैं इस मैटर को हैंडल कर लूँगी। वो दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। इधर मैनेजर तो सू के दिए हुए एविडेंस को ही फाड़ देती है। तभी वहाँ पर इनी आती है और मैनेजर को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। तो मैनेजर कहती है कि आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हैं? आपके अंकल तो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और मैं तो जस्ट एक नॉर्मल से मैनेजर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बस मेरी सैलरी इंक्रीज़ करने में मेरी हेल्प कर देंगी और मैं आपके इस मैटर में अच्छे से ध्यान रख लूँगी। इन्हीं खुश होकर सोचती है कि सू, अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो, इस इंटरव्यू को तो मैं ही पास करने वाली हूँ। इधर ली कंपनी में आया होता है। डायरेक्टर उससे कहते हैं कि मिस्टर ली, हमें नहीं पता था कि आज आप आने वाले हैं, और फिर वो उन्हें डिज़ाइन कंपटीशन में जीते हुए मेंबर्स की लिस्ट देखने के लिए कहता है, क्योंकि ये कंपनी ली की ही होती है। ली जब डिज़ाइंस को देखता है तो वो डिज़ाइन सू के डिज़ाइंस की तरह ही होते हैं, इसलिए वो डायरेक्टर से पूछता है कि कितने मेंबर जीत गए हैं, जहाँ पर डायरेक्टर बताते कि 3 मेंबर जीत गए हैं। तो ली डायरेक्टर को बताता है कि इनमें से एक सू मेरी क्लासमेट भी है, हमने स्कूल में साथ में स्टडी की थी, और बोलता है कि तुम लोग सू को हायर कर लो। लेकिन डायरेक्टर तो हैरान होकर कहते हैं कि ये डिज़ाइन तो मिस इनी के है, सू ने सभी डिज़ाइंस को कॉपी किया है, इसीलिए उसे पहले ही निकाल दिया गया है। जो सुनकर ली हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने कल ही उसके डिज़ाइन के सैंपल को देखा है, तो वो फिर चोरी कैसे कर सकती है? डायरेक्टर सोचता है कि क्या सू मिस्टर ली के साथ रहती है, और फिर वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि सू अभी कहाँ पर है। असिस्टेंट बताता है कि वो बाहर हॉल में वेट कर रही है और कंपनी उन्हें जल्दी निकालने वाली है। ये सुनकर ली जल्दी से जाने लगता है। इधर बाकी मेंबर के साथ सू भी वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आती है और बताती है कि तुम लोग अब अंदर जा सकते हो, और सू से कहती है कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो। तो सू उनसे पूछने लगती है कि मैंने वो डिज़ाइन चोरी नहीं किए थे और आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया। मैनेजर अनजान बनते हुए कहने लगती है कि क्या तुमने हमें कोई एविडेंस दिया है। तो सू कहती कि हाँ, उस टाइम मैंने आपको डिज़ाइन के क्राफ्ट दिए तो थे, लेकिन मैनेजर कहती है कि तुम्हें पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है।
तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से खुद ही चली जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुम्हें यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। वहाँ पर और भी स्टाफ्स होती हैं जो बातें कर रही होती है कि इसने तो हमारी तरह ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है और यहाँ पर कैसे बेशर्मों की तरह इंटरव्यू देने आ सकती है। मैनेजर तो सोचती है कि तुम इन सभी के लिए मुझे ब्लेम मत करना। सू कहने लगती है कि मैंने कोई भी चोरी नहीं की थी, बल्कि इन्हीं ने मेरे डिज़ाइंस चुराए हैं। मैनेजर इन्हीं का साइड लेते हुए कहने लगती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुमने तो अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है और तुम इन्हीं पर चोरी का ब्लेम लगा रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो अपना ग्रेजुएशन अब्रोड से कंप्लीट करके आई है? इन्हीं के पास तुमसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। और फिर वो गार्ड्स को बुलाने लगती है। सू कहती कि मैंने कहा ना कि मैंने चोरी नहीं की है और मैंने आपको अपने डिज़ाइन का क्राफ्ट भी तो दिया था, आप उसे वापस लाइए, मैं ऐसे प्रूव कर दूंगी कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, बल्कि इन्हीं ने मेरे डिजाइन्स चुराए हैं। मैनेजर उस पर गुस्सा करने लगती है और हाथ भी उठाने वाली होती है, लेकिन तभी ली आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर डायरेक्टर से कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सू से देखकर जल्दी से पूछने लगती है कि ली तुम यहाँ पर कैसे आए? वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम था। इधर डायरेक्टर मैनेजर से पूछने लगता है कि तुमने डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया था? डायरेक्टर को देखकर मैनेजर कहने लगती है कि मिस्टर सेंग आप ठीक टाइम पर आए हैं। आपको नहीं पता है इस सू ने ही इन्हीं के डिज़ाइंस को चोरी किया है, इसलिए हमने पहले ही इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया है, लेकिन ये अभी भी यहाँ से जाने को रेडी नहीं है और यहाँ पर ड्रामा कर रही है। ली मैनेजर को देखकर कहता है कि क्या तुमने इसका अच्छे से डिसीजन लिया है? मैनेजर उससे कहने लगती है कि तुम हमारे मैटर में कैसे बोल रहे हो। डायरेक्टर तो मैनेजर पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम कैसे बात कर रही हो और क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये कंपनी के सभी कामों को ठीक से देखने के लिए आए हैं। मैनेजर तो ली को देखकर हंसते हुए कहने लगती है कि ये अपने पुअर से कपड़े पहनकर हाई पोस्ट पर होने की एक्टिंग कर रहा है, हमने तो कभी इसे कंपनी में नहीं देखा। ली गुस्सा करने लगता है, लेकिन सू उसे रोक लेती है और फिर वो मैनेजर से कहती है कि मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने मेरे डिज़ाइन का क्राफ्ट कहाँ रखा है जिसे मैंने आपको दिया था। लेकिन मैनेजर कहती कि मुझे नहीं पता है और तुम बिना एविडेंस के मुझ पर ब्लेम नहीं लगा सकती हो। सू कहती कि किसने कहा कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, और वो सीसीटीवी की तरफ इशारा करती है। अब डायरेक्टर फिर अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम जाकर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लेकर आओ। असिस्टेंट जल्दी से जाकर फुटेज लेकर आता है जहाँ पर वीडियो ऑलरेडी कटा हुआ होता है। मैनेजर गुस्से में सोचती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी लापरवाह हूँ जो अपने खिलाफ एविडेंस छोड़ूंगी। डायरेक्टर वीडियो से कटा हुआ पार्ट देखकर पूछते हैं कि इसका और भी पार्ट कहाँ गायब है। तो असिस्टेंट कहता है कि शायद सीसीटीवी कैमरा में कोई प्रॉब्लम हो गई है। जो सुनकर डायरेक्टर तो हैरान हो जाता है। तभी सू कुछ सोचने लगती है और फिर वो जल्दी से जाकर डस्टबिन लेकर आती है। मैनेजर पूछती कि अब तुम क्या कर रही हो? सू कहती है कि मैं कुछ मैजिक करके दिखाने वाली हूँ और फिर वो डस्टबिन में से सभी पेपर के टुकड़ों को नीचे गिरा देती है। सभी देखकर कहने लगते हैं कि ये कागज के टुकड़ों को फिर से कैसे जोड़ा जा सकता है। मैनेजर कहती कि हमारे पास बहुत सारी डिज़ाइंस आते रहते हैं, तो ये डस्टबिन में डिज़ाइंस का मिलना इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और सोचती है कि मुझे भरोसा है कि तुम इन टुकड़ों को कभी नहीं जोड़ पाओगी। लेकिन सू तो अपने डिज़ाइंस को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो सारे टुकड़ों को देखकर उन्हें तुरंत ही जोड़ देती है। ये देखकर एम्प्लॉयज़ कहने लगते हैं कि इसका ब्रेन तो कंप्यूटर जैसा है, इसने इतनी आसानी से सारे टुकड़ों को जोड़ दिया। इन्हीं गुस्से में उन टुकड़ों को फिर से ख़राब कर देती है और कहने लगती है कि तुम इस ड्राइंग को दिखाकर क्या प्रूव करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये डिज़ाइन सभी तुमने बनाए हैं? सू कहती कि अगर इतना प्रूफ काफ़ी नहीं है तो मेरे पास और भी एविडेंस है, और फिर अपने बाकी के डिज़ाइन भी सभी को दिखाने लगती है, जिससे सभी कहने लगते हैं कि इसके पास तो और भी डिज़ाइंस हैं। इसका मतलब ये सच बोल रही थी और इन्हीं ने ही इसके डिज़ाइंस चुराए हैं। ये कितनी शर्म की बात है। इन्हीं उस पर फिर से गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारे ये डिज़ाइंस दिखाने से प्रूफ नहीं हो जाता है कि मैंने चोरी की है। तो सू कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाती हूँ, और फिर वो अपने डिज़ाइन किए हुए क्राफ्ट को दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? इन्हीं कहती है कि मुझे कैसे पता होगा। तो वो उन डिज़ाइंस पर अपने नाम का साइन दिखाते हुए कहती है कि ये मेरा नाम है। ली डायरेक्टर से पूछता है कि क्या इतना एविडेंस काफ़ी है? डायरेक्टर कहने लगते हैं कि इस इन्हीं को बाहर निकालो। गार्ड्स इन्हीं को पकड़ कर ले जाने लगते हैं। इन्हीं कहने लगती है कि मुझे जाने दो, ये सू ने मुझे फंसाया है, इसने मेरे खिलाफ पहले से ही प्लान किया था। सू कहती कि अगर तुम लोग सभी डिज़ाइंस को चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, उन सभी पर मेरा नाम है। असिस्टेंट तो इन्हीं को वहाँ से पकड़कर ले जाता है। तभी ली याद करने लगता है जहाँ पर वो अपना फुटबॉल खेलकर बैठा होता है। तभी वहाँ पर सू आकर उसे जूस देते हुए कहती है कि क्या तुम इसे पीना चाहते हो? तो ली वो जूस ले लेता है।
सू अपनी तरफ से उसे स्ट्रॉ भी देती है जूस पीने के लिए, जिस पर ली सू के नाम का लेटर देखकर कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम इस छोटी सी चीज पर अपना नाम क्यों लिख रही हो? तो वो कहती कि मेरी हर चीज पर मेरा नाम होता है। एजेंट में ली ये सब सोचकर सू से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। डायरेक्टर सू से कहने लगते हैं कि क्या हम ऑफिस में चलकर बात कर सकते हैं? तो वो हाँ कहती है। फिर डायरेक्टर उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें कोई गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस कंपटीशन की विनर आप ही होंगे और हम आपको कंपटीशन के लिए 2 मिलियन पैसे भी देंगे। 2 मिलियन सुनकर तो सू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। डायरेक्टर सू से पूछते हैं कि क्या इतने पैसे काफ़ी नहीं हैं? तो फिर हम आपको 5 मिलियन दे देंगे। सू तो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। बाद में ली घर आता है तो सू उसे सरप्राइज़ देते हुए बताती है कि आज मैंने एक कंपटीशन जीता है, इसीलिए वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिले हैं और मुझे काम पर भी रख लिया गया है, तो इसलिए मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए और मैं केक भी खरीद कर लाई हूँ। फिर वो उससे कहती है कैंडल बुझाने के लिए। ली कहता है कि तुम ये मुझसे क्यों बोल रही हो? तो वो कहती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। और पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? ली उसे प्यार से देखने लगता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि क्या तुम सच में मुझे गिफ्ट देना चाहती हो? तो वो हाँ कहती है। ली उसे अपने क्लोज करके कहता है कि मुझे अभी गिफ्ट चाहिए। सू उसे पकड़ कर कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए और फिर उसे बिठाकर उसके कोट को निकालते हुए कहती है कि इस तरह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो कहने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, लेकिन सू तो उसकी बॉडी का मेजरमेंट लेने लगती है और कहती कि तुमने ही तो कहा था तुम्हें गिफ्ट चाहिए, इसीलिए मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह सीड्यूस मत करो। सू कहती है कि क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है? तो मैं पीछे हट जाती हूँ, लेकिन वो कहता है कि ठीक है। सू फिर उसका मेजरमेंट लेने लगती है और कहती है कि हो गया, मैं अब जा रही हूँ। तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम मुझे सीड्यूस करके भागना चाहती हो, और फिर कहने लगता है कि सू हम पहले से ही मैरिड हैं और मुझे नहीं लगता कि ये शादी सिर्फ एक डील है। मैं तुमसे बहुत टाइम से शादी करने के बारे में सोच रहा था। सू कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना? लेकिन वो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और उसे किस करने लगता है। तभी सू को कॉल आ जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल छोड़कर चले गए हैं। वो तो ये सुनकर हैरान हो जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल आती है और नर्स से पूछती है कि मेरे डैड कहाँ गए। नर्स उसे लेटर देते हुए कहती है कि इसे आपके डैड ने छोड़ा है और उन्होंने कहा है कि आपको उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो अब सारे रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए अब आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका आपसे ब्लड रिलेशन नहीं है। सो अपने पास की बातों को याद करने लगती है, जहाँ पर जब वो अकेले जा रही होती है तभी उसे उसके अडॉप्टेड डैड मिले थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम यहाँ पर अकेले क्यों घूम रही हो? और फिर वो सू को अपने घर ले आते हैं, लेकिन उनकी वाइफ कहने लगती है कि तुम ऐसे कैसे किसी को भी घर पर ला सकते हो। डैड कहते हैं कि मैं इस छोटी बच्ची को कैसे बारिश में बाहर छोड़ सकता हूँ। होम कहने लगती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस फैमिली में नहीं रह सकती, इसे जाकर वापस वहीं पर छोड़ कर आओ। लेकिन डैड तो साफ मना कर देते हैं और फिर वो सू के पास आकर बैठ जाते हैं। सू तो उनसे भी डर रही होती है। डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, अब तुम हमारी बेटी हो। और फिर वही उसका नाम सू रखते हैं और पूछते कि क्या तुम्हें ये नाम पसंद आया? तो सू हाँ कहती है। वो हमेशा ऐसे ही सू का ध्यान रखते हैं और उसका नाम लिखने के लिए भी उन्होंने ही सिखाया था और बताया था कि जब तक तुम अपनी चीज़ों पर खुद का नाम लिखोगी तब तक वो चीज़ें तुम्हारी होगी और उसे दूसरा कोई नहीं चुरा सकता। सो समझ जाती है और वो हमेशा अपनी चीज़ों पर अपना नाम लिखा करती थी। अब प्रेजेंट में वो डैड का लेटर पढ़ने लगती है, जहाँ पर डैड ने लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारी फैमिली को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनका पता नहीं लगा पाया। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए परेशान हो, इसीलिए तुम अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तू तो ये सब पढ़कर बहुत ही इमोशनल होने लगती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और सोचता है कि मैं भी तुम्हारे दुख का हिस्सा बनना चाहता हूँ। फिर वो सू को उठा लेता है और उसे घर पर लाता है, जहाँ पर वो उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है। उसके बाद सू बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है और कहती कि तुमने मेरे लिए ड्रिंक बाय की, मैं उसके लिए तुम्हें थैंक यू कहती हूँ। ली उसे और ज़्यादा ड्रिंक करने से मना करता है, लेकिन सू कहने लगती है कि ये मेरे लिए है ना, और कहती कि मैं इस वाइन पर भी अपना नाम लिखूँगी। ली उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन सू तो अभी भी ड्रिंक करने का बोल रही होती है। तो ली उससे कहता है कि अगर तुम फिर से ड्रिंक करोगी तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा।
वो कहती कि अब तुम मेरे हो, इसलिए मैं तुम पर भी अपना नाम लिखना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम ध्यान से चेक करो, हो सकता है कि तुमने पहले ही मुझ पर अपना नाम लिख दिया हो। और फिर उसे किस करता है। सू फिर सो जाती है। ली भी वहीं पर सू को हक करके सो जाता है। बाद में वो शावर ले रहा होता है। जब वो शावर लेकर बाहर आता है तो उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। मॉम कहने लगती कि मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा था, तो तुम वहाँ पर क्यों नहीं गए। वो कहता है कि मॉम, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मॉम कहती कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम सू के साथ रह रहे हो ना। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, तुम्हें ऐसी चालबाज लड़कियों के जाल में नहीं फंसना चाहिए, इसलिए बेटर होगा कि तुम उसे जल्दी छोड़ दो। लेकिन वो कहता है कि मॉम, आप भी ना बिना कुछ जाने कुछ भी मत बोलिए। मॉम कहती कि मैं ये सब कुछ नहीं जानती। चलो ठीक है, अगर तुम उसे हमारी फैमिली की डॉटर इन लो बनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एडवाइस तो लेनी ही पड़ेगी। इसीलिए तुम उसे मुझसे मिलाने के लिए लेकर आओ, फिर मैं डिसाइड करूँगी। जिसके बाद ली सू को देखने लगता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। बाद में वो अपने फ्रेंड के पास होता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड हंसते हुए बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम उस लड़की के प्यार में एक ही बार में पड़ जाओगे। ली फिर से कहता है कि तुम चुप करो। तो उसका फ्रेंड बताता है कि तुम जितना इजी समझ रहे हो ये सब उतना इजी नहीं है। मैंने उसके बारे में पता किया है, जहाँ पर मुझे पता चला कि उसने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया है। वो सिर्फ डिज़ाइन बनाकर ही पैसे कमा सकती है और उसे डिज़ाइन कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ भी मिला है और बहुत सारे पैसे भी। और फिर कहते हैं कि कहीं ऐसा तुमने तो नहीं किया ना उसके लिए। और फिर हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर पूछता है कि क्या तुम अब उसे बता दोगे कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट नहीं हुई है। वो कहते हैं कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो। बाद में सू डर कर उठ जाती है। तो ली कहता है कि क्या हुआ। सू कहती है कि मैं इतनी देर से कैसे सो रही थी। तो ली कहता है कि तुमने कल ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। सू सॉरी कहते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। कहता है कि तुम मुझे कैसे परेशान कर सकती हो। और फिर उससे कहता है कि तुम्हें आज मेरे साथ मेरे घर पर डिनर के लिए चलना पड़ेगा और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली बैंकरप्ट नहीं हुई है। सू कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। ली कहता है कि मेरी मॉम अभी हमारे रिलेशन के लिए रेडी नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि उन्हें हमारे रिलेशन के बारे में पता चले। लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमें बाद में चलकर कोई प्रॉब्लम हो। सू सोचती है कि हो सकता है कि ये सही बोल रहा हो और उससे कहती कि ठीक है, मैं समझ गई, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। फिर ली सू को अपने घर पर लाता है। सभी डिनर कर रहे होते हैं। मोम और ग्रैंड माँ उन दोनों के सर्टिफिकेट देख रही होती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ कहती है कि तुम लोगों ने सच में शादी कर ली है, कहीं तुम लोग मुझे ओल्ड समझ कर बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो। मोम कहती कि इस सर्टिफिकेट पर मोहर लगी हुई है, फिर ये गलत नहीं हो सकती है। ग्रैंड माँ कहती कि आजकल तो इस टाइप के फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सू ये सब देखकर सोच रही होती है कि क्या ली मुझे अपने घर पर सभी से मिलवाने लाया है। इसने तो बता भी दिया कि हम लोगों ने शादी कर ली है। ली फिर सू का हाथ पकड़ लेता है और ग्रैंड माँ से कहता है कि हम लोगों ने सच में शादी कर ली है। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट है तो आप लोग सिविल ब्यूरो जाकर चेक कर सकते हो। मोम कहती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। आंटी कहती है कि हो गया, अब हम सभी को खाना खाना चाहिए। ग्रैंड माँ खुश होकर सू से कहती है कि तुम ये सभी डिशेस ट्राई करो, हमने इसे तुम्हारे लिए ही स्पेशल बनवाया है। सू ग्रैंड माँ को थैंक यू कहती है और कहती कि मैंने पहले ही बहुत कुछ खा लिया है, मेरा पेट भर चुका है। लेकिन ग्रैंड माँ कहती कि तुम्हें और भी खाना चाहिए, जिससे तुम और भी स्ट्रॉन्ग बनोगी। जो सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ग्रैंड माँ कहती कि हो गया और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रूम रेडी करवा देती हूँ। लेकिन सू ग्रैंड माँ से कहती है कि मैं यहाँ पर अपने ड्रेसेस लेकर नहीं आई हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। लेकिन ग्रैंड माँ कहती कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ रेडी करवा दिया है, तुम दोनों अब यहाँ पर आराम से रह सकते हो। और फिर वो उन्हें टी देते हुए कहती है कि इसे मैंने तुम्हारे लिए खुद तैयार किया है और कहती कि तुम्हें डिनर के बाद कुछ एक्सरसाइज भी करना चाहिए और इसे पीना तुम लोग भूलना मत। सू मना करने वाली होती है, लेकिन ली कहता है कि हम इसे जरूर याद रखेंगे। ग्रैंड माँ खुश होकर फिर वहाँ से चली जाती है। मोम तो ग्रैंड माँ से कहती है कि क्या आपको भरोसा है कि ये टी उनके ऊपर असर करेगी। ग्रैंड माँ कहती कि तुम चिंता मत करो, ये बहुत बेनिफिशियल है, इसे हम अपनी विरासत बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सभी हंसने लगते हैं। ग्रैंड माँ फिर उन्हें शोर करने से मना करती है और वहाँ से ले जाती है। इधर ली उस टी को स्मेल कर रहा होता है, जिसे देखकर सू कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इसे सच में पीने वाले हो। वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ। सू कहती कि मैंने अभी अभी उन्हें बाहर बातें करते हुए सुना, ये सब तुम्हारी मॉम और ग्रैंड माँ का प्लान है, इस टीम में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने दिमाग की इंटेलिजेंस धीरे धीरे खोते जा रहे हो। वो कहता है कि हाँ, तुम अब मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई हो ना। वो कहती है कि नहीं, मैं एक प्रेसिडेंट से कैसे ज़्यादा तेज हो सकती हूँ। मुझे पता है तुम जानबूझकर और ज़्यादा ड्रामा कर रहे हो। ली कहता है कि ठीक है, तो हम इस टी को नहीं पियेंगे,
बाद में सू ली की सभी बातों को याद करने लगती है, जहाँ पर ली बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। उसे ये सब सोचकर नींद ही नहीं आ रही होती है। इधर ली भी अपने फ्रेंड से मैसेज पे बात कर रहा होता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड बता रहा होता है कि सू के डिज़ाइंस हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुए हैं और इससे हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसीलिए हमें इसकी खुशी में एक कंपनी की तरफ से पार्टी रखना चाहिए। तो ली भी हाँ बोल देता है और फिर वो सू की तरफ देखकर उस टी को पी लेता है, जिससे सू ली पर गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस टी को कैसे पी सकते हो, जल्दी से बाहर निकलो। तभी वो देखती है कि ली की तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम कितने लापरवाह हो गए हो। ली कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो। सू कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो और कहती है कि मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। लेकिन ली उसका हाथ पकड़कर उसे अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें याद करता आ रहा हूँ, हम स्कूल छोड़ने के बाद दोबारा नहीं मिल पाए थे। सू कहती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ली कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम मुझ पर अपना नाम लिखना चाहती हो, और फिर वो उसे अपने हाथ पर सू का नाम दिखाता है। तभी हम देखते हैं कि सू जब स्कूल में थी तो उसने ली को कहा था कि मैं तुम पर अपना नाम लिखना चाहती हूँ, और फिर उसके हाथ पर वो अपना नाम लिख देती है। प्रेजेंट में वो कहती है कि ये टैटू क्यों करवा लिया तुमने। वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और वो उसे किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद में सू हैरान होकर उसे देखने लगती है तो ली कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो कहने लगती कि तुमने मुझे जानबूझकर फंसाया ना। ली कहता है कि तुम भी इसी चीज़ का वेट कर रही थी ना। सू कुछ कहने वाली होती है, लेकिन ली कहता है कि तुमने मुझे इतने सालों तक परेशान किया है और तुम अभी भी मुझ पर ब्लेम लगा रही हो। और फिर वो अपने हाथ का टैटू दिखाते हुए कहता है कि अब से तुम्हारा मेरे ऊपर पूरा हक है, और उसे फिर से किस करने लगता है। तभी मॉम उन दोनों को आवाज़ देने लगती है और ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। सू कहती कि हाँ हम जल्दी आ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। सू मिस्टर फू से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आती है। वो कहता है कि क्या आप ही मिस सू है, तो वो हाँ कहती है। सो मिस्टर फू से अपने डिज़ाइंस के बारे में बात करने आई होती है। तभी स्टाफ आकर उन्हें जूस देता है। सू उनसे पूछती है कि क्या आपने इस जूस को ऑर्डर किया है। मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे लगा कि शायद कॉफ़ी से ज़्यादा बेटर जूस ही होगा। सू कहती कि हाँ कॉफ़ी से ज़्यादा मुझे जूस ही पसंद है। वो कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ। तभी सू के फ़ोन पर मैसेज आ जाता है, इसीलिए वो मिस्टर फू को सॉरी बोल के कहती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर वो वॉशरूम में आती है, तभी वहाँ पर नींग आ जाती है। तो सू उससे कहती कि तुम अब क्या करना चाहती हो। नींग कहती कि सिस्टर, डैड हमेशा तुम्हारी चिंता करते रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ जी रहे हैं। मैंने सुना है कि तुम्हें एक रिच और हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल गया है, ये कितना अच्छा है ना। तो क्या तुम हमारी फैमिली की भी हेल्प नहीं कर सकती हो। तो सू उसे गुस्से में कहने लगती है कि तुम अपनी ट्रिक्स का यूज़ मेरे सामने मत करो। लेकिन वो कहती है कि मैं कोई ट्रिक्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। सू कहती कि तुम क्या चाहती हो। निंग कहती है कि मुझे 3 मिलियन चाहिए, अगर तुम मुझे पैसे दे दोगी तो मैं यहाँ से जरूर चली जाऊंगी और दोबारा परेशान नहीं करूंगी, और अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो फिर मैं जाकर ब्रदर इन लॉ से पैसे मांग लूंगी। तो सू कहती कि अरे बस 3 मिलियन की तो बात है, मैं तुम्हें दे देती हूँ। निंग तो बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन सू तो उसे अच्छे से सबक सिखाकर वहाँ से चली जाती है। निंग उसे बोल रही होती कि सू मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर फिर सू आकर मिस्टर फू से सॉरी कहते हुए कहती है कि आपको कहीं ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। लेकिन मिस्टर फू कहते कि कोई बात नहीं। वो पूछती है कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे। मिस्टर फू उसके बालों को टच करते हुए कहता है कि तुम्हारे बालों में कुछ लगा है। तभी वहाँ पर ली आकर फू का हाथ पकड़ लेता है। सू उसे देखकर कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो मीटिंग करने वाले थे ना। वो कहता है कि मीटिंग ख़त्म हो गई है और मैं यहाँ पर देखने आया हूँ कि तुम डिज़ाइंस के बारे में क्या बात कर रही हो। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं बस डिज़ाइंस के बारे में पूछने आया था, क्योंकि मैंने मिस सू के डिज़ाइंस देखे हुए हैं जो कि मुझे किसी की याद दिला देते हैं। सू सोचती है कि क्या मैं मिस्टर फू से पहले मिल चुकी हूँ। ली मिस्टर फू से कहता है कि अगर बात खत्म हो गई हो तो क्या हम जा सकते हैं, तो वो हाँ कहता है। तो फिर ली सू का हाथ पकड़ के कहता है कि चलो हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम है, और वहाँ से उसे ले जाता है। फिर मिस्टर फू सू के हेयर सैंपल को अपने पास रख लेता है और कॉल करके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट रेडी करने के लिए कहता है। इधर सू ली से बोल रही होती है कि तुम किस बात के लिए नाराज़ हो, और कहती कि मेरा मिस्टर फू से मिलने का कोई इरादा नहीं था और मैं तुमसे ये सब छुपा नहीं रही थी। और फिर कसम खाते हुए बोल देती है कि मैं उनके साथ कभी दोबारा कांटेक्ट नहीं करूँगी। वो कहता है कि मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहती कि फिर तुम क्यों नाराज़ हो। ली उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि अगर मैं नाराज़ हूँ तो तुम मुझे कैसे मनाओगे। तो सू उसे पैर से किस करती है, जिसे ली उसे पकड़ कर किस करने लगता है। तभी वहाँ पर एम्प्लॉय आ जाता है और उन्हें देखकर ली से सॉरी बोलते हुए जल्दी से चला जाता है। ली फिर से सू को किस करने लगता है और उसे शॉपिंग करने के लिए फिर लेकर जाता है।
वो कहती कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ड्रेसेस हैं, तुम्हें मुझे शॉपिंग पर लाने की ज़रूरत नहीं थी। वो उसे बताते कि आज मैंने एक पार्टी रखी है और बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर चलो। वो कहती कि मैं तो एक नॉर्मल डिज़ाइनर हूँ, तो फिर मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगी। ली उसे ड्रेस देते हुए कहता है कि मैं वहाँ पर तुम्हें डिज़ाइनर बनाकर नहीं बल्कि अपनी वाइफ बनाकर ले जाना चाहता हूँ। सू तो हैरान होकर उसे देखने लगती हैं। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू भी होता है। तभी उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि मिस्टर ली और उनकी वाइफ होटल में आ गए हैं। मिस्टर फू कहता है कि मैं इस दिन का कब से वेट कर रहा था। जिसके बाद मिस्टर फू ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। मिस्टर फू सू से भी हैंडशेक करता है और पूछता है कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, आपने तो वहाँ पर सिंगल लिखा हुआ है, फिर आपने शादी कब कर ली। ली कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना चाहिए। और फिर वो सू को वहाँ से लेकर चला जाता है। उन दोनों को मीडिया वाले घेर लेते हैं और उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं, जहाँ पर वो पूछते हैं कि आपने शादी कब कर ली। हमने सुना है कि मिस सू ने हाल ही में आपकी कंपनी ज्वाइन की थी। ये बताता है कि कुछ टाइम पहले ही हमने शादी की है। लूसी नाम की लड़की ये सब देखकर खुश नहीं होती है। वो कहती है कि मिस सू, मैं भी देखती हूँ कि तुम कितनी देर तक खुश रह पाती हो। एंड रिपोर्टर्स मिस्टर फू से पूछने लगते हैं कि क्या आप मिस्टर ली की वाइफ को पहले से जानते हैं। तो वो कहता है कि मैंने मिस सू के टैलेंट पर उनको चुना है और सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं उन्हें पहले से नहीं जानता। और फिर मिस्टर फू सू से कहने लगता है, मैं तुमसे उस दिन जो बात करने वाला था वो ये थी कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम जिया हो, जो हमेशा से अपने डिज़ाइन के लिए एक्साइटेड रहती थी और तुमने गुस्से में घर छोड़ दिया था और खो गई थी। हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, तुम मेरी सिस्टर जिया ही हो ना। लेकिन तभी वहाँ पर निंग आकर कहने लगती है कि मैं आपकी सिस्टर हूँ और मेरे पास इसका एविडेंस भी है। सू उसे देखकर कहती कि तुम यहाँ पर कैसे हैं। निंग झूठ बोलते हुए कहने लगती है कि मुझे पता चला कि मेरी बायोलॉजिकल फैमिली मुझे ढूंढ रही है। और फिर वो खुश होने लगती है कि भाई क्या मैं आपको याद नहीं हूँ। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर इनी और लूसी ने निंग को बुलाया होता है। इनी उससे पूछती है कि क्या तुम सू को जानती हो, लेकिन निंग मना कर देती है। तो इनी कहती कि क्या सू तुम्हारी सिस्टर नहीं है। निंग कहती कि वो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है, मेरे डैड ने उसे अडॉप्ट किया था। और फिर कहने लगती है कि कहीं उसने तुमसे पैसे तो नहीं लिए है ना। मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मैं तुम लोगों को कोई पैसे वैसे नहीं दूंगी। लूसी कहती कि मैंने सुना है कि तुम मॉडल बनना चाहती हो, लेकिन तुम्हें इंडस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया है। निंग कहती कि मेरे पास बहुत टैलेंट है, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है जिससे मैं और भी ज़्यादा स्टाइलिश रह सकूँ। लूसी कहती है कि क्या तुम फैशन वीक में जाना चाहती हो। निंग हैरान होकर कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। लूसी कहती कि मैं तुम्हें वहाँ जाने का चांस दे सकती हूँ और तुम एक रिच फैमिली की डॉटर भी बन सकती हो। क्या तुम ऐसा करना चाहोगी। प्रेजेंट में सू निंग से बोल रही होती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम तो डैड की बायोलॉजिकल डॉटर हो ना। लेकिन निंग उस पर ही गुस्सा करते हुए कहने लगती है, तुम झूठ मत बोलो, मेरे डैड ने मुझे अडॉप्ट किया था। सू कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहती कि मेरे पास एविडेंस भी है और अपना पेंडेंट निकाल कर दिखाती है। ये देखकर मिस्टर फू तो हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो निंग ड्रामा करते हुए कहने लगती है कि जब मैं अपनी फैमिली से अलग हो गई थी तो मुझे सू के डैड ने अडॉप्ट कर लिया था और ये पेंडेंट हमेशा से ही मेरे साथ रहता है। सू कहती कि तुम क्यों झूठ बोल रही हो, ये जेड पेंडेंट तो मेरा है। मिस्टर वो पेंडेंट मांगकर अपने पेंडेंट से मिलाने लगता है और कहता है कि ये सही बोल रही है, तुम क्या सच में मेरी सिस्टर हो। तो निंग हाँ कहती है। सू तो ये सब देखकर मिस्टर फू को बताने जाने वाली होती है, लेकिन ली उसे जल्दबाजी करने से मना करता है। निंग कहती कि ब्रदर, आपने मुझे पहचान लिया और मिस्टर फू को हक कर लेती है और सोचती है कि सू, तुम खुद इतने आराम से रह रही हो और हमें डिफिकल्ट की लाइफ जीना पड़ रहा है। मिस्टर फू निंग से कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। निंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर फू कहता है कि तुम अब से प्रिंसेस हो, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल सकता है, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारा है। वो कहती कि सच में। तो वो हाँ कहता है और बताता कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ रेडी किया है। अभी सेक्रेटरी आकर वहाँ पर बताता है कि मिस जिया, हमने आपके लिए आपके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, ये आपके लिए आपकी फैमिली की तरफ से गिफ्ट है और उसे साइन करने के लिए कहते हैं, जिससे कि ये सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। निंग खुश होकर कहती कि सच में। तो सेक्रेटरी बताता है कि ओल्ड लेडी ने आपके लिए जेट पेंडेंट भी भेजा है। सो मिस्टर फू को कहती है कि आपको एक बार ठीक से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, लेकिन निंग कहने लगती है कि सू, तुम मेरी फैमिली मैटर में मत बोलो। और फिर वो ब्रेसलेट लेकर मिस्टर फू को थैंक यू कहती है। मिस्टर फू कहता है कि अब से तुम मेरी फैमिली हो, तुम जो चाहोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। निंग फिर खुश होकर उससे कहने लगती है कि मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ, तो क्या मैं अब्रॉड जाकर वहाँ पर अपना करियर डेवलप कर सकती हूँ। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं।
निंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती कि फिर हम कब अब्रॉड जा रहे हैं। ये सुनकर सू कहने लगती है कि निंग, तुम कैसे अब्रॉड जा सकती हो? अगर तुम चली गई तो डैड का क्या होगा? वो कहती कि तुम हो तो डैड के लिए, और क्या मैं अपना करियर इसके लिए छोड़ दूँ? सू उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि तुमने मॉडल बनने के चक्कर में कितना पैसा बर्बाद कर दिया, जो कि डैड ने कितनी मेहनत से कमाया था, लेकिन तुम अभी ये सब करना छोड़ नहीं रही हो। निंग कहती कि जब मैं अब्रॉड जाकर मॉडल बन जाऊंगी तो फिर मैं डैड के सारे पैसे वापस कर दूंगी, और मिस्टर फू से कहने लगती है कि हमें अब चलना चाहिए। तभी सेक्रेटरी कॉल पर बात करता है। तभी वहाँ पर गार्ड आकर बताते हैं कि बाहर ऑफिसर्स आ गए हैं। ये सुनकर तो निंग जल्दी से वहाँ से भागने लगती है, तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि मुझे अब रोड नहीं जाना है। वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तो अब तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। गार्ड्स निंग को पकड़ लेते हैं। वो कहने लगती है कि ब्रदर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं ही जिया हूँ, और मैंने तो आपको जेट पेंडेंट भी दिखाया है। वो कहता है कि ये जेट पेंडेंट रियल है, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी रियल नहीं है। और फिर वो सेक्रेटरी से फाइल लेते हुए बताता है कि मैंने ऑलरेडी सू का और खुद का डीएनए टेस्ट करा लिया है। सू हैरान होकर कहती कि डीएनए टेस्ट, ये कब हुआ? निंग कहने लगती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसा करने के लिए लूसी ने कहा था। लूसी तो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर फू कहता है कि किसी को भी यहाँ से जाने मत दो। लूसी गार्ड से कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन सेक्रेटरी उससे कहता है कि ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चल ही जाएगा, और फिर वो वहाँ से उन दोनों को ही ले जाते हैं। इधर मिस्टर फू सू से कहता है कि मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, मैंने तुमसे बिना बताए ही तुम्हारा सैंपल ले लिया था। और फिर सू को डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट देता है, जहाँ पर सू ये देखकर खुश हो जाती है और फिर मिस्टर फू को ब्रदर बोलते हुए उसे हक कर लेती है। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम ही जिया हो, क्योंकि तुम जब हमारे साथ थी तभी से ही तुम्हें पेंटिंग और ड्राइंग करने का शौक था। और फिर सू से सॉरी कहते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पहले नहीं ढूंढ पाया। जिसके बाद वो सू को मॉम डैड से मिलवाने लाता है, जहाँ पर वो दोनों इतने दिनों बाद सू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मॉम तो उसे हक करके रोने ही लगती है और काफी इमोशनल हो जाती है। सू सोचती है कि मैं इतने टाइम से गॉड से प्रे कर रही थी कि मेरे रियल पेरेंट्स मिल जाए, आज वो मेरे सामने है, और बहुत ज्यादा खुश होती है। डैड भी कहते हैं कि फाइनली हमारी बेटी मिल गई। मॉम उसे कहती कि हमें पहले ही तुम्हारे बारे में पता चल गया था, और हमने तुम्हारे डैड को, जिसने तुम्हें अडॉप्ट किया था, उनका हॉस्पिटल में अच्छे से ट्रीटमेंट करवा दिया है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहती है कि फू ने हमें बताया कि तुम एक डिज़ाइनर बन गई हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ अब्रॉड चलकर अपने फैशन डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, जिससे तुम्हारा करियर और भी बढ़ सकता है। सो इस बारे में सोचने लगती है, तो मॉम कहती कि क्या हुआ, तुम्हें अब्रॉड जाने से कोई प्रॉब्लम है? तभी सू के पास कॉल आता है। यहाँ पर उसके अडॉप्टेड डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें आखिरी बार बात करने के लिए कॉल किया है। सू कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? डैड कहते हैं कि मैं निंग के लिए तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे पता है कि उसकी ही गलती थी। और फिर वो कहते कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कहते हैं कि अब तुम्हारी बायोलॉजिकल फैमिली तुम्हें मिल गई है, तुम अपनी लाइफ अच्छे से उनके साथ बिताओ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। सू ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। तभी उसे वॉमिट होने लगती है। ये देखकर मॉम डैड परेशान होने लगते हैं। बाद में वो हॉस्पिटल आकर अपनी रिपोर्ट देख रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मॉम उससे कहती कि तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुमने शादी कर ली है। डैड कहते हैं कि अब तुम्हें अच्छी तरह से रेस्ट करने की जरूरत है। फिर सू ली के पास आती है और सोचती कि मैं इसे कैसे बताऊँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ली उसे खाना खाने के लिए कहता है, तो सू खाना खाने लगती है। वो पूछता है कि क्या खाना टेस्टी बना है, तो वो हाँ कहती है। फिर ली उसके साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन सू उसे रोक देती है। तो वो कहता है क्या हुआ, अब तुम मुझे नहीं चाहती हो क्या? वो कहती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो कहता है कि मैंने न्यूज़ में सुना है कि तुम फू फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी हो, और वो लोग अब तुम्हें अब्रॉड ले जा रहे हैं। सू कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ली फिर से खुश होकर उसे किस करने लगता है, लेकिन सू फिर से उसे रोक देती है। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? सू कहती है कि तुम क्या बके जा रहे हो। फिर वो अपने फ़ोन में अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है, जो देखकर ली तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या मैं डैड बनने वाला हूँ। वो कहती है कि हाँ। ली की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है और उसे हक कर लेता है। बाद में मॉम डैड अब्रॉड जा रहे होते हैं, जहाँ पर मॉम सू से कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं जाना चाहती हो? डैड कहते हैं कि हम जल्दी अपना काम करके फिर से चाइना वापस आ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मॉम डैड उसको बाय बोलकर और अपना ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर ली भागते हुए आता है। सू कहती कि क्या हुआ? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी और बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, हम लोग साथ में रहते हैं, मैं तुम दोनों की केयर करूँगा।
वो कहती कि हाँ हाँ ठीक है। फिर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।